नमस्कार, मैं एसआर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम सीआई पढ़ने वाले हैं और सीआई का क्वेश्चन जरूरी नहीं कि ट्री मेथड से ही सॉल्व किया जाए या इफेक्टिव रेट से ही सॉल्व किया जाए। वो क्वेश्चन के डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि भैया मैं तो ट्री ही लगाऊंगा, ये बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि ये कैलकुलेटिव बन जाएगा बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा अभी पटवारी का पेपर हर व्यक्ति बोल रहा था कैलकुलेटिव है। क्यों? क्योंकि उसके पास वही पुरानी मेथड रहती है कि हर क्वेश्चन ट्री बनाकर कर रहे हैं या इफेक्टिव रेट से करने के बाद कैलकुलेशन करते जा रहे हैं। क्वेश्चन के डाटा के ऊपर डिपेंड करेगा। आज आप देखोगे कि इफेक्टिव रेट भी लगाना है तो वो कहाँ लगाना है ताकि जल्दी आंसर आए, ना कि ये बेस्ट मेथड हो सकती है कि इफेक्टिव रेट लगा दो। चलिए हम वो सारी मेथड डिस्कस करेंगे, बेसिक भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक असली मेथड भी डिस्कस करेंगे। वो असली मेथड क्या होगी जिससे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। पहले देखते हैं ट्री, जो कि अक्सर लोग इसी मेथड से कराते हैं। मैंने माना प्रिंसिपल है 1000 रुपये, रेट है 10%, टाइम है 3 ईयर। ये ईयर लिखा है। राइटिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। चलिए देखते हैं 1000 रुपये, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल, इस पर लगाया मैंने ब्याज। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एसआई और सीआई में क्या डिफरेंस रहता है। एसआई में प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं रहता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझो, आपने मुझे दिए 100 रुपये, ऐसे नहीं आएगी समझ में। मैं आपको रुपए देता हूँ तब आएगा समझ में आपको, क्योंकि ब्याज लगेगा तो समझ में आएगा। मैंने आपको 100 रुपये दिए, एसआई पर दिए मैंने आपको। एसआई पर मैंने आपको कितने रुपए दिए? 100 रुपये दिए। रेट है मेरी क्या? 10% है, 10% रेट है। अगले साल जब मैं आपके घर आऊँगा तो मैं आपसे बोलूँगा कि 100 रुपये लिए हैं, 10% रेट है, 10 रुपये ब्याज हो गया, 110 रुपये दे दो, 110 रुपये दे दो। ठीक है। अगर आप नहीं दे पाए एक साल में तो अगले साल, ये एसआई पर बात चल रही, तो अगले साल जब मैं आपसे पैसे लेने के लिए आऊंगा तो मैं ये बोलूंगा कि 10 रुपये तो पिछला बकाया ब्याज था और इस साल भी 100 रुपये पर 10% लग गया तो 110 हो गया। मतलब कितना हो गया? 120 रुपया हो गया। क्यों? क्योंकि 100 पर 10% लगा, 110 रुपये हो गया। आपने नहीं दिया, 10 रुपये आपका ब्याज बच गया। अब 100 पर ही लगेगा, अब 100 पर ही लगेगा तो 110 बनेगा, लेकिन पिछली साल का ब्याज जुड़ जाएगा तो 120 हो जाएगा। दोनों बार हमने 100 पर ही लगाया, क्योंकि एसआई में प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है, हर बार मूलधन पर ही ब्याज लगता है। अब की बार देते हैं आपको सीआई पर पैसा। 100 रुपये दिए, अगली साल आया आपके घर 10% रेट से, आपने बोला 110 रुपये हो गए आपके। मैंने कहा 110 रुपये हो गए तो दे दो। आपने बोला पैसे नहीं है, तो मैंने कहा ध्यान ये रखना है आपको कि मैंने सीआई पर पैसे लिए हैं, सीआई पर पैसे दिए हैं। तो सीआई पर अगर आपको मैंने पैसे दिए हैं तो 100 रुपये पर तो ब्याज लूंगा ही लूंगा, मूलधन पर तो ब्याज लूंगा ही लूंगा, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज लूंगा। तो यही सीआई है कि ब्याज पर ही भी ब्याज लूंगा। तो पहले साल में आपने देखा, पहले साल में तो 100 से 110 एसआई में भी हुआ, सीआई में भी हुआ, क्योंकि पहले साल में कोई ब्याज नहीं था, सिर्फ प्रिंसिपल था। अब दूसरे साल में क्या होगा? आप कैसे ब्याज लोगे कि इस 110 पर लोगे। ये 110 क्या है? 100 प्लस 10, मतलब प्रिंसिपल पर तो ब्याज लोगे 100 का 10%, 10 और 10 का 10% जो ब्याज है 10 प्लस 1, 11 रुपये बन गया। तो अब अगली साल में आपसे कितना लूंगा? 110 तो आपका हो ही गया था और इस साल का ब्याज 11 रुपये, तो आप मुझे दोगे 121 रुपये। कितना दोगे? 121 रुपये। तो एसआई में प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है, उसी पर बार बार ब्याज लगता है, लेकिन सीआई में प्रिंसिपल के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। ये बात आपको याद रखना है। ये एसआई और सीआई में डिफरेंस है। और एसआई में देखा आपने, पहले साल भी 10 रुपये, दूसरे साल भी 10 रुपये, मतलब ब्याज हर साल सेम होता है, लेकिन सीआई में नहीं होता है। तो हम ट्री बनाते हैं दोस्तों। जरा देखिए, प्रिंसिपल लिया हमने 1000, रेट हमारी है 10%,
टाइम लिया 3 साल। तो 1000 पर अब हम CI लगाना स्टार्ट करते हैं। तो 1000 पर 10% से पहले साल क्या होगा, 1000 का 10% मतलब 1/10, 1 जीरो हट जाएगी, 100 रुपये हुआ। ये हो गया पहली साल का। दूसरी साल प्रिंसिपल तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, मतलब 100 रुपये तो रहेगा ही रहेगा, इसका 10%। ये पहले साल का ब्याज था तो ब्याज पर भी ब्याज लगेगा दूसरे साल, तो 100 का 10%, 100 का 10%, 1 जीरो हट जाएगी, 10 रुपये। अब देखिए तीसरी साल क्या होगा, प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, 1000 का 10% 100 रुपये, ठीक है। ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, पहली साल का ब्याज क्या है 100 रुपये, तो 100 पर तो ब्याज लगेगा, तो ये हो गया 10। इस 100 पर भी लगेगा, ये हो गया 10, और ये 10 का भी लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 का 10%, 1। ट्री अगर आपको बनाना है तो आपको फास्ट बनाना है। कैसे, जितने गोले दिखते जाएं उतना रेट लगाते जाओ। जैसे कि एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूं, जितने गोले दिखते जाएं उतना रेट लगाते जाओ। जैसे कि देखिए 1000 है, पहली साल एक ही गोला दिख रहा है तो इस पर रेट लगा दी 10%, 100 हो गया। दूसरी साल पहुंचेंगे, 2 गोले दिख रहे हैं तो पहले इस गोले पर लगा दिया, फिर इस गोले पर लगा दिया। तीसरी साल पहुंचे तो एक तो ये दिख रहा है, एक गोला 1000 का 10%, 100। एक गोला ये दिख रहा है 100 का 10%, 10। एक गोला ये दिख रहा है, जितने गोले दिखते जाएं उतने पर सब पर ब्याज लगाते जाओ। तो देखो जरा, पहले साल का क्या मिला हमें, पहले साल का मिला 100 रुपये, दूसरे साल का मिला 110 रुपये। पहले साल का क्या मिला 100 रुपये, और दूसरी साल का क्या मिला 110 रुपये, तीसरी साल का क्या मिला 121 रुपये। तो हमने देखा कि ये तो बन गया ट्री, ठीक है, लेकिन हम इतना क्यों, ये डायरेक्ट नहीं आ सकता क्या कहीं से, ये डायरेक्ट नहीं आ सकता क्या कहीं से, जो हम इतना लिखें, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये इतना लिखेंगे हम तो ये हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते कहीं से। रेट हमें 10% दी है, तो रेट 10% क्या होती है, 10 से 11 और 10 से 11, 10 गुणा 10 100, 11 गुणा 10 110, और 11 का स्क्वायर 121। तो मैं ट्री क्यों बनाऊंगा, इसमें ट्री नहीं बनाऊंगा। तो वही मैं समझा रहा हूं आपको, जहां पर ट्री की जरूरत लगे वहीं बनाना, नहीं तो हर जगह ये इतना सारा मत लिखना, सवाल इस पर ही आएंगे। ये तो पता है आपको कि अब जब हर सवाल आप ट्री से सॉल्व कर लेते हो तो सवाल इसी में से बनेंगे, लेकिन इतना लिखना थोड़ी है हमें। देखिए अब मैं आपको एक मेथड बताता हूं, वो मेथड ये है, ध्यान से समझना, क्योंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व कर देगी। 100 रुपये हैं, आपने बोला ठीक है 100 रुपये हैं। 2010 की बात है जब मैंने आपको 100 रुपये दिए। पहले तो मैं ये लिख लेता हूं 100, 110, 121, समझा रहा हूं मैं ये क्या लिख रहा हूं, ठीक है। रेट है 10%, रेट है 10% पहले साल, फर्स्ट ईयर की बात। दूसरे साल, ये मेथड जरूर समझना, दूसरे साल रेट 10% है। क्यों, क्योंकि पटवारी में आपने देखा होगा हर व्यक्ति आकर ये बोल रहा था पेपर कैलकुलेटिव है। जब वो इतने बड़े ट्री बनाएगा तो पेपर तो कैलकुलेटिव हो गई, और हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जहां पर ट्री की आवश्यकता लगेगी सिर्फ वहीं ट्री बनाएंगे, बेफिजूल में बेवजह हर कहीं ट्री नहीं उगाते फिरेंगे कि ट्री उगा लो ट्री उगा लो, वो काम नहीं करना है। देखिए मैंने कहा कि 2010 की बात है, 2010 की बात है, और ये है 2011 की बात, और ये है 2012 की बात। 2010 में मैं आपके घर आया, आपने मुझसे बोला 100 रुपये हैं क्या, मैंने बोला हैं। आपने बोला मिलेंगे क्या, मैंने कहा मिलेंगे तो, लेकिन CI पर मिलेंगे।
आपने बोला जरूरत है, ठीक है, CISI बाद में देख लेंगे, पहले तो पैसे मिल जाएं। लेकिन अब जरा आप CI का खेल देखना। देखिए, आपने 100 रुपये लिए, 10% पर लिए, 2011 में कितने हो गए? 110 रुपये हो गए। कैसे? 100 का 10% 10 ब्याज, और फिर मिश्र धन क्या बन गया? 110 बन गया, 110 बन गया। अब मैं 2011 में आपके पास आया, तो आपने फिर बोला 100 रुपये है क्या? मैंने कहा पुराने 100 रुपये दे दो। आपने कहा 100 रुपये पर ब्याज लग के कितना हो गया? मैंने कहा 110 रुपये हो गया। आपने कहा अगली साल दूंगा वो 100 रुपये। ठीक है, मतलब 100 रुपये थे 2010 में, आपने मुझसे मांगे, 2011 में 110 रुपये हो गए। अब क्या हुआ? 2011 में आपने 100 रुपये नहीं दे पाए, मतलब 110 रुपये नहीं दे पाए ब्याज मिलाकर। तो मैं आपके जब घर गया 2011 में कि मेरे जो मैंने 100 रुपये दिए थे उस पर 10% रेट से 110 रुपये हो गए थे, आप मुझे वापस कर दो। आपने बोला मेरे पास नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, अगले साल करोगे क्या? आपने बोला करूंगा। मैंने आपको समझाया कि अगले साल ये होगा कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, मूलधन पर तो लगेगा, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो अब 110 पर 10% लगेगा, 110 का 10% 11, 110 का 10% 11। पहले साल हो गए थे 110, अब ब्याज जुड़ के 11 ब्याज जुड़ेगा तो कितना हो गया? 121 रुपये हो गया। ये समझे? एक बार और समझो, मुझे पता है समझ में कम आएगा, क्यों? क्योंकि आपने CI किसी ने इफेक्टिव रेट से रटवा दिया, किसी ने कैसे, वो आराम से बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर समझो। क्वेश्चन 10-10 सेकंड में आप बिल्कुल ब्रेक कर दोगे, आंसर तक पहुंच जाओगे। देखिए, 100 रुपये है 2010 में, 10% रेट है, अगले साल हो गए 110। आपने कहा ठीक है, मैंने कहा CI है, मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा। 110 को मैं 100 + 10 लिख सकता हूं, ये भी 110 होगा। मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। जो 10 रुपये था तो 11 रुपये ब्याज हो गया। अब ये 110 में जुड़कर 121 हो गया। ये तो समझ में आया, 110 में जुड़कर 121 हो गए, क्योंकि 2010 में 100 रुपये थे, 2011 में 110 रुपये हो गए। अब 110 रुपये हो गए तो CI है, तो अब जो मिश्र धन जो बना है, अब इस पर ब्याज लग जाएगा। कहने का मतलब मूलधन पर तो लगेगा, ब्याज पर भी ब्याज लग जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए जरा आप कि पहले साल में ये था आपका मूलधन, ये था मिश्र धन। इसका रेशियो बताओ, प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो। आपने कहा 10 से 11 आया पहले साल। मैंने कहा दूसरे साल बताओ। अब दूसरे साल आपका ये प्रिंसिपल बन जाएगा, ये अमाउंट बन जाएगा। आपने कहा 11 से 121 कट जाएगा, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो अभी भी 10 से 11 बन जाएगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये प्रिंसिपल बन गया। हाँ, CI में जैसे जो मूलधन है 100 रुपये, अगले साल 110 रुपये हो गए, नहीं दोगे ना तो जो मिश्र धन है अब उसी पर ब्याज लग के आएगा, तो वो फिर से प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पहले साल भी सेम है, दूसरे साल भी सेम है। ठीक है, तभी आपसे बोला जाता है कि 10% रेट है, 2 साल है, रेट बराबर 10% है, टाइम बराबर 2 ईयर है, तो आप क्या करने लगते हो? 10 से 11। क्यों? ये 2 बार आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि दोनों बार रेशियो सेम रहेगा, पहले साल भी, फर्स्ट ईयर भी और सेकंड ईयर भी रेशियो सेम रहेगा। ठीक है, अब जरा आप यहां देखिए कि जो 100 से 110 हुआ, यहां पर ब्याज कितना मिला है? 10, और 110 से 121 हुआ, यहां ब्याज कितना मिला है? 11। मतलब पहले साल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ब्याज का रेशियो भी क्या रहेगा? 10 से 11 रहेगा। ये बात बड़ी गहरी है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो रहेगा, वही रेशियो ब्याज का रहता है क्रमागत सालों में। इससे अब हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन समझिए, जो हमने अभी समझा है, ये क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पर रहता है, तो इसको भी आपको रटना नहीं है, इसको हम समझते हैं। देखिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से इतनी हो जाती है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा कि भैया जो 100 से 110 और 121 हुआ है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है ना, वो पहली साल भी 10 से 11 रहेगा, और जो दूसरी साल है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, वो भी 10 से 11 रहेगा।
मतलब यहाँ भी 10 से 11 रहेगा, यहाँ भी 10 से 11 रहेगा। ये हमने समझा। सालों का गैप सेम होना चाहिए। अगर मैं ये बोल देता कि 500 सालों में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 10 से 11 है, तो अगले 500 सालों में भी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 10 से 11 रहेगा। अगर मैं बोल दूं 1000 साल में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 10 से 11 है, तो अगले 1000 साल में भी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या रहेगा? 10 से 11 रहेगा। चलिए अब ये क्वेश्चन को हम देखते हैं। कोई धनराशि पता नहीं है, ये धनराशि है आपकी, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज किसी निश्चित दर से एक वर्ष के अंत में कितनी हो गई? 650 हो गई। अगले वर्ष क्या हो गई? 676 हो गई। अब हमें ये पता है कि जो पहले साल और जो सेकंड ईयर है उसमें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो सेम रहेगा। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, मतलब मिश्र धन है। अगर यहाँ पूरा पैसा ना दोगे तो अगली साल अब इस पर ब्याज लगेगा, मतलब अब अगली साल ये प्रिंसिपल बन जाएगा और ये अमाउंट बन जाएगा, तो ये रेशियो बिल्कुल सेम रहेगा। तो देखो यहाँ प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना है? ये 26 का स्क्वायर 676 है, इसे 26 से काटेंगे, 26 दूनी 52, 13 बचा 5 बार, मतलब 25 आ गया। और यहाँ 26 के एक 26 कट गया, तो 25 से 26। तो यहाँ प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है 25 से 26, और यहाँ भी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या रहेगा? 25 से 26, मतलब 25 यूनिट और 26 यूनिट, 25 यूनिट 26 यूनिट। अब देखिए 25 यूनिट प्रिंसिपल है, 26 यूनिट अमाउंट है, और 26 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 650। 26 यूनिट बराबर 650। जब 26 से आप इसको काटोगे तो 25 आएगा। 1 यूनिट बराबर 25, तो 25 यूनिट बराबर 625। ये हमारा आंसर हो गया ए। समझे क्या इस बात को? समझे क्या? जरा देखिए, मैंने आपसे बोला कि जो रेशियो 100 से 110 हुआ है वो 110 से 121 हुआ, लेकिन सेम साल के गैप पर हुआ है। 5 सालों में अगर कोई रेशियो 5 से 6 हुआ है तो अगले 5 सालों में भी वही रहेगा, तो ये इसी पर बेस्ड है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 2400 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतनी हो जाती है, तो बताइए 6 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? तो हमने बताया कि प्रिंसिपल और अमाउंट का चाहे 600 साल अगर यहाँ है और यहाँ भी 600 साल है, कोई दिक्कत नहीं है। जो रेशियो प्रिंसिपल और अमाउंट का यहाँ रहेगा वही रेशियो प्रिंसिपल और अमाउंट का यहाँ रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम 2400 रुपए की धनराशि है, 2400 रुपए की धनराशि है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 हो गई। तो बताइए 6 वर्ष बाद ये बताना है। अब सालों का गैप देख लेते हैं। 2400 रुपए की धनराशि कितने सालों में हुई? 3 वर्ष में 3000 हुई, 3 वर्ष में। तो अगले 3 वर्ष में, मतलब जो 3 वर्ष में यहाँ का रेशियो अगर मैं काटूंगा तो कितना आएगा? 6 से काटूंगा 4 5 आ जाएगा। तो जो रेशियो की बात चल रही है, रेशियो 4:5, आप इसको x भी लिख सकते हो कि ये 4x हो गया, ये 5x हो गया। तो 3 सालों में अगर 4x 5x है तो अगले 3 सालों में भी ये क्या रहेगा? 4x से 5x रहेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज है तो क्या? अगर ये मूलधन है, ये मिश्र धन है, अगर यहां तुम नहीं दे पाओगे या तो आप यहीं ही दे दो, पूरा खत्म कर दो कर्ज। अगर नहीं दे पाओगे तो अब इस पर ब्याज लगेगा, तो इस पर ब्याज लगेगा मतलब अब अगली बार ये मूलधन बन जाएगा और ये मिश्र धन बन जाएगा। तो देखो, अब देखो 4x अब और ये 5x। 4x क्या है? प्रिंसिपल है, और 5x क्या है? अमाउंट है। तो इसके लिए ये प्रिंसिपल बन जाएगा, ये अमाउंट बन जाएगा। तो 4x की वैल्यू 3000 है, तो 5x की वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए 4x की वैल्यू 3000 है, तो x की वैल्यू 3000/4 × 5 ये निकालना है आपको, ये निकालना है। तो यहाँ भी ये नहीं कि हम पूरा कैलकुलेशन करने बैठ जाएं, पूरी कैलकुलेशन नहीं करना। यहाँ देखो आंसर में 3 तो आएगा ही आएगा, 3 तो आएगा ही आएगा, तो आंसर 3 का मल्टीपल रहेगा। तो देख लेते हैं पहले 3 का मल्टीपल। 7 5 12 3 15 ये हो सकता है, 5 3 8 ये नहीं हो सकता, 5 और 1 6 और 4 10 ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 8 5 13 3 16 ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। आंसर आ जाएगा आपका ए, ऑप्शन ए आपका आंसर है। पूरी कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें कैलकुलेशन से बचना है। हमारे पास तरीके हैं बहुत सारे जिससे हम कैलकुलेशन को ब्रेक कर सकते हैं।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 7500 रुपये का 4% की दर से 2 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा? आपको ये करना है। तो देखिए, हमें पता है 4% का मतलब क्या होता है, 1/25। 1/25। 25 क्या रहता है, प्रिंसिपल रहता है। एक क्या रहता है, जो ऊपर रहता है वो ब्याज रहता है। 7500 रुपये का 4% की दर से 2 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा? तो हम कैसे लिखेंगे इसे, प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट, 2 साल पूछा है तो 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर। यही क्यों लिखते हैं, स्क्वायर कैसे कर दिया? तो देखिए, बेसिक से ही मैं समझा देता हूं, आपको पता होगा। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n होती है। ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। अमाउंट को प्रिंसिपल के नीचे ले आया, a/p। रेट क्या दी है मेरी, 4% दी है। यहाँ क्या बचा, 1 + 4/100। कितनी सालों का पूछा है, 2 सालों का पूछा है। 4 एकम 4, ये हो गया 25। 25 एकम 25 और एक 26, 26/25। तो a/p क्या हो गया, 26/25 का होल स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। तो अमाउंट यहाँ से क्या आया, 25 का स्क्वायर, और ये आया 26 का स्क्वायर। इसलिए हम लिख देते हैं। बेसिक के साथ साथ हर चीज हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रिक ही ट्रिक है, ट्रिक तो कुछ होती ही नहीं है। जो आदमी ट्रिक के पीछे भाग गया, जो व्यक्ति, वो समझो पेपर में 100% कंफ्यूज होगा। क्योंकि ट्रिक का कोई खेल नहीं है, कंसेप्ट बेसिक होते हैं। जैसे समझ में आ गए उसके लिए कंसेप्ट है, और जिसको समझ में नहीं आए उसने डायरेक्ट रट दी और बता दी, उसके लिए वो ट्रिक हो गई। तो 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर हमें निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। हमें क्या दिया है, 7500 रुपये, मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू दी है। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। 625 होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे हम? चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए तो हमें यह करना पड़ेगा, 26 का स्क्वायर 676, 25 का स्क्वायर 625, इसमें से घटाना पड़ेगा, तब ये आएगा। तो आप ये नहीं करना, आपको क्या करना है, यहां से सिर्फ ये देखना है कि मुझे ये क्या रहेगा, ये 51 क्या है, CI आया है, CI। तो मैं डायरेक्ट CI निकालता हूं। 25 और 26 कितने होते हैं, 51। 25 और 26 पहले जोड़ दिए 51, और इसमें अंतर क्या है 25 और 26 में, 1 का। तो इंटू 1, मतलब इंटू 1 लिख देता हूं, मतलब 51। तो 51 यूनिट मेरा क्या आ गया, CI आ गया। मुझे किसकी वैल्यू दी है, 25 का स्क्वायर। कितनी दी है, 7500। 25 के स्क्वायर की वैल्यू दी है 7500, मतलब 625 की वैल्यू मुझे 7500 दी है। 25 का स्क्वायर की वैल्यू मुझे 7500 दी है। तो देखिए 25 का स्क्वायर की वैल्यू मुझे क्या दी है, 7500 दी है। एक 25 से मैंने काटा, 300 आ गया। फिर बचा मेरे पास 25, 25 बराबर 300, तो 1 बराबर 12, 1 बराबर 12, 1 यूनिट बराबर 12, तो 51 यूनिट बराबर क्या होता, तो 51 × 12। अब इसमें हमें यह भी नहीं कि हम पूरा कर रहे हैं, इसको भी हमने देखा 12 एकम 12, मतलब यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब 2 यूनिट डिजिट देख रहे थे हम, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन 0 आएगी क्या, 0 नहीं आएगी। क्योंकि 0 नहीं आएगी तो डायरेक्ट आंसर हो गया 612 हमारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई धन 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 हो जाता है। मूलधन ब्याज 4% है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो गया, 1352 रुपये हो गया। 1352 रुपये हो गया। तो इसको हम करते हैं, कहाँ गया, ये है 4%, मतलब 1/25। 2 साल की बात अभी हमने पढ़ा है, 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर। ये रहेगा हमारा प्रिंसिपल, मतलब मूलधन, ये रहेगा अमाउंट। इस बार क्या दिया है, अमाउंट की वैल्यू दी है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर इतना हो जाता है, मतलब अमाउंट, मतलब 26 का स्क्वायर की वैल्यू दी है हमें 1352, और 26 का स्क्वायर क्या होता है, 676। 676 यूनिट की वैल्यू क्या दी है हमें, 1352। तो 1 यूनिट की कैसे निकालेंगे, 1 यूनिट की आपको दिख रहा है क्या, यहां पर पॉइंट में आंसर है, नहीं है, मतलब सीधी सीधी कैलकुलेशन है। तो आप ये पहाड़ा मत पढ़ना, आप पहले को भी उठाना। 6 ये है और 13 ये है। अब अप्रोक्सीमेशन में 2 बार जा रहा है, मतलब 6 दूनी 12, 2 बार जा रहा है। 25 26
निकालना क्या है, कोई धन, धन निकालना है तो मूलधन निकालना है। तो 625, 25 का स्क्वायर 625, 625 यूनिट की वैल्यू निकालना है। एक यूनिट की वैल्यू लगभग 2 है, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दो, 625 इंटू 2 क्या आ गया 1250। ऑप्शन ए आ गया आपका, क्या आ गया 1250। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, 250 रुपये मूलधन का 2 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा। पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% तथा दूसरे वर्ष 8% हो, ये बताना है आपको। कैलकुलेशन अच्छी खासी है, क्योंकि 4% से भी करोगे 1/25, फिर 25 से 26 आएगा। 8% करोगे 2/25, 25 से 27 लिखना पड़ेगा। या मैं ऐसे कर सकता हूँ, मिश्र धन पूछा है 250 रुपये, 250 एक बार 4% से लगाएगा तो 104%, 104% इंटू 8% मतलब 108%, 108%। आप इसे तोड़ भी सकते हो, जो आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों लिखा है, तो देखो 250 इसको करोगे वही 4% 1/25 होता है, तो यहाँ लिख देना आप 26/25 इंटू यहाँ लिख देना 27/25। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, यही कैलकुलेशन बनेगी क्या, ये डायरेक्ट लिखना सीखना है। नहीं तो आप क्या लिखोगे, 4% 1/25 से 26 होगा, 8% है तो 25 से 27 होगा, 25 गुणा 25, 26 गुणा 27, 26 गुणा 27 बराबर हमें क्या 26 गुणा 27 बराबर निकालना है, क्योंकि ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। 25 गुणा 25 मतलब 625 बराबर हमें क्या दिया है 250, वो तो दिया है लग रहा है। और 26 गुणा 27 की वैल्यू निकालना है। हमें क्वेश्चन के डाटा के हिसाब से चलना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब आप 25 गुणा 25, 26 गुणा 26, ये बात वही है। ये देखो 26 गुणा 27 आपने ये लिखा और 25 गुणा 25 ये लिखा, हम यहाँ से डायरेक्ट अमाउंट पर पहुंच गए। अब ये कैलकुलेशन है आपके सामने, करो जरा, 2 मिनट लगेंगे, बढ़िया आराम से करो। लेकिन ये नहीं करना है, 2 मिनट तो बचाना है ना हमें, वही तो पूरा खेल है। देखिए 27 में हमें क्या दिख रहा है, 9 3 27 होते हैं 9, मतलब आंसर जो रहेगा वो 9 का मल्टीपल रहेगा। अब ये कैलकुलेशन से हम बच गए। देखिए कैसे, 9 का मल्टीपल देखना है, 8 और 4 12 और 1 13, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 9 का मल्टीपल 8 और 8 16 2 18, 18 का डिजिट सम 9, मतलब ये 9 का मल्टीपल है। 4 3 7 और 1 8, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 6 और 1 7, 7 8 15 5 20, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। तो हमने सॉल्व नहीं किया, आंसर आ गया हमारा बी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि हमें 9 का मल्टीपल देखना है। अब ये कैसे देखते हैं जरा देखिए, आपसे मैंने सॉल्व करने के लिए बोला 5 गुणा 3 गुणा 7 डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा। आपने देखा कि 3 से तो 3 कट गया, आंसर क्या आया, 3 से 3 कट गया, आंसर आया 35। अब इस 35 में जो बचा वो है ना 5 भी है 7 भी है, तो यहाँ भी 27 25 से नहीं कट रहा, तो 27 तो बचेगा ही बचेगा। 27 9 से भी कटता है, तो हमने आसानी के लिए 9 का मल्टीपल देख लिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई धन 8% की दर से 2 साल में 5832 रुपये हो जाता है, तो मूलधन बताना है आपको। 2 साल बोला है, 8% मतलब क्या होता है 2/25। कैसे 8% मतलब 8/100 लगा दो, 4 से काटा 2 और नीचे आ गया 25, 2 ब्याज 25 मूलधन। तो ये 2 साल का बोला है, तो क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर। हमें क्या दिया, ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। अब 27 का स्क्वायर ये हो गया मिश्र धन, और ये किसके बराबर दिया है हमें 5832 के बराबर दिया। अब हमें पहले 27 के स्क्वायर पता होना चाहिए, नहीं भी आता है तो कोई भी 2 नंबर का स्क्वायर निकालना मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए जैसे कि 27 का स्क्वायर आपको या किसी भी नंबर का निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है आपको। सबसे पहले हमें इसी का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर 49, पहले अंक का। हासिल कितनी आई 4। अब इन दोनों अंकों का गुणा करके इन्हें दुगना करना है। दोनों का गुणा कर दो, 7 दूनी 14 और दुगना कर दो, दोनों का गुणा कर दो और दुगना कर दो। 7 दूनी 14 दूनी 28, हासिल है 4, 28 4 32। फिर हासिल कितनी आई 3 आई। अब इसका स्क्वायर कर दो, जो बचा है 2, 2 का स्क्वायर 4 और हासिल 3, 4 3 7, 729 हमारा 27 का स्क्वायर आ गया। तो जो 729 है उसकी वैल्यू हमें क्या दी है 729 यूनिट की, ये दी है हमें 5832। 5832 हमें क्या निकालना है, हमें मूलधन निकालना है, मतलब 25 का स्क्वायर निकालना है। तो ये कैलकुलेशन 25 का स्क्वायर निकालना है। देखिए लगभग 8 गुनी है,
और यहाँ पर भी पॉइंट में आंसर नहीं है। देखते हैं, 8 गुनी है 25 का स्क्वायर 625, ये निकालना है। 625 से 729 बचेगा, 729 की वैल्यू ये है 5832। एकदम पहाड़ा, अगर पढ़ने में नहीं आ रहा अप्रोक्स पे चलेगा। 7 8 56 है, 7 9 63, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 625 गुणा 8 करके देखा, 625 गुणा 8 कैसे होगा, इसे भी ब्रेक कर लो। 8 को पहले 6 से कर दो, 8 6 48, 2 0 4800 और 25 8 200, 4800 200 कितना आ गया 5000। तो आंसर आ गया हमारा 5000। इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है, ना कि पूरे को काटना है। पहले 729, अब यही सोच रहे हैं कि ये किससे कटेगा, 27 से कट रहा है, 27 से कम 27 दूनी, वैसे नहीं हो पाएगा, कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतनी हो जाती है 7.5 वर्षों में, अगले 15 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये 7.5 वर्ष है और ये भी 7.5 वर्ष है, रेशियो बराबर रहेगा। ये बोल रहा है 15 वर्षों में। 15 वर्षों का मतलब ये है कि जैसे ये 2010 है तो ये यहां हो गई, फिर यहां 2025 यहां से 15 वर्ष हो गए। 7.5 वर्षों में इतनी और 7.5 वर्षों में इतनी, 7.5 प्लस 7.5 क्या हो गए 15, ये बोल रहा है ये। तो हमने ये क्वेश्चन शुरू में ही डिस्कस किया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं करना है। जो रेशियो प्रिंसिपल और अमाउंट का रहेगा वही रेशियो सेम टू सेम सालों में वैसा का वैसा रहेगा। तो देखिए, यदि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की, वो निश्चित राशि है x, यहां गए 7.5 वर्षों में 6400 रुपये हो गई, और अगले 7.5 वर्षों में, ये 7.5 वर्ष हो गए, 15 वर्षों में 8000 रुपये हो जाती है। मतलब ये राशि 15 वर्षों में 8000 रुपये हो जाती है। 15 वर्ष में 7.5 तो ये हो गए बच्चे, 7.5 15 वर्षों में कितनी हो जाती है, 8000 हो जाती है। तो देखिए जरा क्वेश्चन, साल का गैप सेम है ना, साल का गैप दोनों में सेम है, तो हम काट देंगे 2 0 से 2 0, 16 चौको 64, 16 पंजे 80। जो रेशियो यहाँ है वही रेशियो यहाँ रहेगा, 4:5 प्रिंसिपल, और ये अमाउंट बन जाएगा। 5 की वैल्यू है 64, तो 4 की निकालना है, तो क्या आ जाएगा 6400/5 × 4। अब इसको सॉल्व करना है, इसको भी ऐसे सॉल्व नहीं करना। इसको 10 बना दिया मैंने, 2 से गुणा किया, इसको भी 2 से गुणा कर दिया मैंने, ये 10 बन गया। 1 0 से ये कट गया, मेरे पास क्या बचा 640 × 8। तो अब मैं देखूंगा, एक तो 0 आएगी आंसर में, ठीक है, दूसरे अंक पर क्या आएगा 8 चौको 32, जिसकी यूनिट डिजिट क्या है 2, तो लास्ट में 2 0 जहां दिखे मेरा आंसर हो जाएगा 2 0, यहां भी दिख रहा है और 2 0 यहां भी दिख रहा है। अब यहाँ पे मैंने देखा डिजिट सम लगाया, 6 और 4 10, ये 1 हो गया, 4 दूनी 8, मतलब आंसर का डिजिट सम 8 रहेगा। 5 और 2 7 और 1 8, इसका डिजिट सम 8 है। 4 और 3 7 और 2 9, ये आंसर नहीं रहेगा, इसका डिजिट सम 9 है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। 2 साल में 4% की दर से कोई मूलधन इतना हो जाता है, मतलब ये हमें क्या दिया है, अमाउंट दिया है, इतना हो गया। ये अगर अमाउंट दिया है, ये क्या है, अमाउंट है हमारा, तो मूलधन पूछा है, निकालो, मूलधन ही निकालना है, बेसिक सा क्वेश्चन है। 4% 1/25 होती है, 2 साल बोला है तो 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। 26 का स्क्वायर होता है 676, इसकी वैल्यू हमें क्या दिया है, ये दिया है, तो 676 यूनिट की वैल्यू दी है 270.4, ये दी है। नहीं आ रहा पहाड़ा तो डायरेक्ट यहां से अप्रोक्सीमेशन लगा दो, 6 चौको 24, 4 के समथिंग जा रहा है, ठीक है, देख लेते हैं आंसर। 25 का स्क्वायर 625 होता है, 625 × स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर पॉइंट भी है, तो मतलब एक पॉइंट जो भी आएगा हमें 1 पॉइंट लगा देना है, आंसर जो भी आए उसमें पीछे से 1 पॉइंट लगा देना है। 625 × 4 जब आप करोगे तो आंसर आएगा आपका 4 6 2400, 25 चौको 100, 4 6 2400 और 25 चौको 100, 2500 1 पॉइंट लगाया तो 1 पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 250। क्या ये कैलकुलेशन समझे?
अगला क्वेश्चन है, किसी राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज इतना है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज आपको निकालना आता है 10% की दर से, साधारण ब्याज 10% है मतलब 1/10 है। साधारण ब्याज की बात कर रही है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता है, शुरू में ही बताया था। साधारण ब्याज में 2 साल का बोला है, एक ब्याज 1 साल में मिल रहा है और हर साल ब्याज सेम रहता है, एक पहले साल 1 है तो दूसरे साल भी 1 रहेगा, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 ब्याज है, 10 प्रिंसिपल है, दिया क्या है, साधारण ब्याज 750 है 2 साल का। तो 2 साल का साधारण ब्याज यहाँ क्या है, 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू है कितनी, 750, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू 750 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 750 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगी हमारी 2 यूनिट की वैल्यू। क्या समझे, 2 यूनिट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। लेकिन हमें ऐसा नहीं किया भैया काटने लगे, पहले हमें पूरा देखना है, पूछ क्या रहा है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 10% है। अब इफेक्टिव रेट लगा दो, अगर आपको याद है कि 10% की 2 साल की इफेक्टिव रेट क्या होती है, 21% रहती है, 21% रहती है, तो आपको यहाँ 21 लगा देना है, 21 लगा देना। अब आपने देखा कि 21 में 3 आ रहा है, 75 में भी 3 आ रहा है, आंसर क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा। अब 9 का मल्टीपल हम आंसर देख लेते हैं, 9 का मल्टीपल कौन रहेगा, जो जिसका डेट सम 9 रहेगा, 9 3 और 1 4 और 1 5, ये नहीं रहेगा क्योंकि इसका डेट सम 5 है। 9 और 6 15, 15 4 19, 1 है, नहीं रहेगा। 8 3 11 5 16, 7 है, नहीं रहेगा। 7 14, 14 8 22, 22 5 27, 27 का डेट सम 9 होता है, तो ये आंसर रहेगा आपका। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन को करना है, ना कि हम ये कि मुझे तो ये आता है 2 से काटना, 75 से काटना, मैं काटना लग गया, ये नहीं। हमें समय बचाना है, समय बचाना है, क्योंकि आपने देखा होगा पटवारी का क्वेश्चन किसी को तो बहुत टफ लगा, बोला कि कैलकुलेटिव आया है, और कोई बोला कि मैंने 20 मिनट पहले कर दिया। क्यों, क्योंकि उसके पास कैलकुलेशन के तरीके थे। सवाल तो सबको आता है, लेकिन कैलकुलेशन होना चाहिए और शॉर्ट अप्रोच होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो ट्रिक कि रटते ही गए, वो वाली नहीं होना चाहिए। इस चैनल पर हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।